तो पिछले आज की क्लास में डिजीज पढ़ना है ना, बहुत तरह का डिजीज पढ़ना है। वैसे हम लोग कैंसर और एड्स को अलग से पढ़ लिए थे, वो भी एक डिजीज ही है ना। बट अब कुछ डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज का परिभाषा क्या हो जाएगा, है ना। मतलब नॉर्मल स्टेज से कुछ भी अगर चेंज हो जाता है शरीर में, जो हमारे हेल्थ को डिस्कम्फर्ट करे, इम्पेयर्स करे, डिसएबिलिटी करे, तो वो सभी जो चीज़ें होती है वो डिजीज कहलाता है ना। एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, any change from normal stage which cause discomfort, disability or impairs health। हमारे हेल्थ को कोई मतलब नॉर्मल स्टेज से अगर कोई भी चेंजिंग आ रहा है आपके शरीर में, तो सभी के सभी डिजीज कहलाते हैं, जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट कर देते हैं। अब हेल्थ की परिभाषा क्या होती है भाई? हेल्थ हम लोग को बताए थे, हेल्थ मतलब क्या होता है ना। वेल बीइंग in total aspect like physical, social, behavior is health, है ना। मतलब टोटल एस्पेक्ट पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। वेल बीइंग मतलब होता है सही होना, चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, बिहेवियर हो, उन सब को कहा जाता है हेल्थ। आपको पहले भी हेल्थ का परिभाषा पढ़ाए थे। हेल्थ मतलब खाली फिजिकल रूप से ही सही नहीं होना, सोशल, मेंटल, बिहेवियर, उन सब से भी सही होना, वो हेल्थ कहलाता है ना। हेल्थ के बाद एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी यहाँ पर देखा जाए, एपी मतलब होता है अमॉन्ग, डेमियो मतलब होता है ह्यूमन, और लॉगी मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। किसी रोग का कॉज और स्प्रेड कैसे होता है उसको समझना, है ना, उसी को कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। प्रोसेस ऑफ स्प्रेड एंड कॉज ऑफ डिजीज, है ना। स्प्रेड कैसे करता है, कैसे होता है ना, फैलता कैसे है, होता कैसे है, इन सब को अध्ययन करना, है ना, वो क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। ऐसे लिखो, स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कॉज ऑफ डिजीज। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एपिडेमियोलॉजी। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज। आंतरिक जो कारण होते हैं डिजीज के, उसको कहा जाता है इटियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एटियोलॉजी। क्या कहलाता है, एटियोलॉजी। उसके अलावा दो टर्म और आपको बता चुके हैं, इंक्यूबेशन पीरियड
बताए थे पैथोजन का एंट्री से लेकर के उसका सिम्टम्स अपीयर होना वह क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। इसको लिखा चुके थे, लिखाना जरूरी नहीं है, इसको लिखा चुके थे, है ना। पैथोजन के एंट्री से लेकर के सिम्टम अपीयर्स होना। उसके बाद विंडो पीरियड भी बता दिया था आपको। विंडो पीरियड मतलब इन्फेक्शन शरीर में होने के बाद लेबोरेटरी में जब तक उसका डिटेक्शन होता है, वो जो पीरियड होता है उसको क्या बोलता है, विंडो पीरियड। इसके बाद लिख दे तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड बिटवीन पैथोजन एंट्री टू सिम्टम्स अपीयर्ड। मतलब पैथोजन के एंट्री से लेकर के उसके लक्षण अपीयर होने तक का जो पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है, पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, संक्रमण होने के बाद से लेकर के उसका लेबोरेटरी डिटेक्शन। उस रोग का, उस पैथोजन का लेबोरेटरी डिटेक्शन के बीच को क्या बोलते हैं, विंडो। जैसे आपको बताए थे एड्स में, एड्स का विंडो पीरियड 2 से 12 सप्ताह होता है। उतने दिन तक वो नहीं पहचान में आता है इन्फेक्शन होने के बाद। तो ये हो गया विंडो। विंडो के बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है, ड्रग्स जो दिया जाता है किसी रोग होने के बाद, जो ड्रग्स हम लोग खाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी, है ना। यूज ऑफ ड्रग्स, है ना, ड्रग्स का यूज करना ही कीमोथेरेपी कहलाता है। इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। अरे भाई ये ड्रग्स मेडिसिन है ना। देखो ड्रग्स मतलब पता है क्या होता है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी होता है। ड्रग्स वैसे वस्तुएं जो रोग को ठीक करने में उपयोग होते हैं सभी ड्रग्स कहलाते हैं। जैसे इंजेक्शन से अथी डालते हो तो इंजेक्शन भी ड्रग्स में ही आता है ना। कंप्यूटर अगर यूज कर रहे हो डिजीज को ठीक करने में तो कंप्यूटर भी ड्रग्स में आता है। ड्रग्स मतलब दवा ही नहीं होता है या फिर नशा नहीं होता है। ड्रग्स का परिभाषा मेडिकल में जाओगे एमबीबीएस कॉलेज में तो वहां पढ़ोगे, ड्रग्स मतलब होता है एनीथिंग यूज फॉर क्यूरेशन ऑफ ड्रग्स, सॉरी क्यूरेशन ऑफ डिजीज। याद रखो ड्रग्स मतलब ना नशा होता है रियल में, ना मेडिसिन होता है। ठीक करने वाला सारा, स्टेथोस्कोप भी हो गया ना, आला भी हो गया, तो वो सब ड्रग्स में आता है। क्लियर। तो इसका हम लोग नहीं जानते हैं इसका। तो कीमोथेरेपी, अब देखो इसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं अलग अलग टाइप के, है ना। जैसे एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक वैसे ड्रग्स जो पेन को कम करते हैं। पेन किलर ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स। चलो हम पेन किलर मेडिसिन लिखते हैं, बार बार ड्रग्स नहीं लिखेंगे। तो ड्रग्स तो सबको बोल सकते हैं, चाहे मेडिसिन हो कुछ भी। एनाल्जेसिक, है ना। उसके बाद एंटीपायरेटिक, पायरेक्सिया। पायरेटिक किससे बना हुआ है, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब क्या होता है, फीवर। क्या होता है, फीवर। तो वैसे ड्रग्स जो बॉडी टेम्परेचर को डाउन करे, फीवर को कम करे, उन्हें एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहा जाता है।
एंटीपायरेटिक ड्रग्स, है ना, ड्रग्स यूजेज टू लॉवरिंग बॉडी टेम्परेचर। क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ, दवा में लिखा रहता है एंटीपायरेटिक, फीवर वाला दवा में, है ना। एग्जाम्पल एनाल्जेसिक का क्या हो जाएगा, है ना। देखो जो भी मॉर्फिन होता है, हीरोइन होता है, ओपियोइड्स ड्रग्स होते हैं, वो सभी के सभी एनाल्जेसिक होते हैं, उसे वो सब दवा ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी दवा होते हैं, आप लोग को आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, जो जिसका हमारा शरीर क्या हो जाता है, बार बार आदी हो जाता है। मतलब हमारा उस ड्रग्स के, हमारे शरीर में, बॉडी में जितना भी ड्रग्स देखते हो ना, उसका रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी में। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, अगर उसको कई बार खा लोगे तो उसका रिसेप्टर उसको खोजने लगता है, इसीलिए हम लोग उसके आदी हो जाते हैं, बार बार मन करता है पीने खाने। तो इसका क्या होगा, ओपियोइड ड्रग्स। अफीम जो होता है ना, अफीम से ही ओपियोइड ड्रग्स मिलता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्प्रिन, नाम सुने होंगे, एस्प्रिन ड्रग्स, तो वो एंटीपायरेटिक होता है। उसके बाद एंटीबॉडी तो सभी लोग जानते हो, है ना। एंटीबॉडी क्या होता है, वैसे सब्सटेंस जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज किए जाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ड्रग्स, सॉरी ड्रग्स मत लिखो, सबस्टांसेस secreted by microorganism and kills other microorganism। आप इसमें दो तरह का बताया था एंटीबॉडी, अरे एंटीबॉडी लिख दिया भाई, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए। एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबायोटिक होगा ना भाई, हम भी एंटीबॉडी लिख दिए, एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबॉडी तो अलग चीज हो गया, तो एंटीबायोटिक हो गया, है ना। तो एंटीबायोटिक आपको बताए थे दो तरह का होता है ना, जो कि होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं, और बैक्टीरियोसिडल वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को मार देता है, तो या तो मार देता है या उसको रेसिस्ट करता है, तो एंटीबायोटिक हो गया, है ना। ये कीमोथेरेपी में कुछ कुछ आते हैं, और भी होते हैं। एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स मतलब होता है ड्रग्स जो एलर्जी के लिए यूज होता है ना। तो इसे कहा जाता है एंटी एलर्जिक ड्रग्स, है ना। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हो गया, एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहलाते हैं। उसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बॉडी को काम करते हैं, शांत करते हैं और एंजाइटी को कम कर देते हैं। इसको खाने के बाद एकदम टेंशन से मुक्त, है ना। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, इसके बारे में लिखते हैं। ट्रैंक्विलाइजर होता है केमिकल या सब्सटेंस या ड्रग्स, कुछ भी लिखो, ड्रग्स व्हिच रिड्यूस मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी। एंजाइटी मतलब भाई चिंता,
एंजाइटी मतलब चिंता होता है ना। इसका अर्थ ही ई अगर हटा दोगे तो चिता हो जाता है ना, एंजाइटी। तो मेंटल टेंशन काम कर देता है, शांत कर देता है। सीडेटिव ड्रग्स, सीडेटिव ड्रग्स, सीडेटिव मतलब जो सुलाए ना, सीडेटिव मतलब जो सुलाए ना। ये क्या करता है, सब्जेक्ट टू काम विदाउट स्लीपिंग, आदमी शांत हो जाएगा लेकिन सोएगा नहीं। जो जिसका मेंटल वगैरह प्रॉब्लम होता है उसको ये दिया जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, ड्रग्स या केमिकल सब्जेक्टेड टू काम, शांत करना, सोने नहीं देगा विदाउट स्लीपिंग, सोने नहीं देगा लेकिन शांत कर देगा, है ना। लेकिन एक और होता है सीडेटिव ड्रग्स। अब जैसे ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में दर्द वगैरह सब कुछ होता है, टेंशन हो जाता है, तो उस हिसाब से ड्रग्स डाले जाते हैं। जो पेशेंट शांत है बेचारा, आराम से, है ना, डर और कुछ नहीं हो रहा, हो जाता है ना भाई डर में, तो ये सीडेटिव होता है। तो क्या होगा, ड्रग्स कॉजिंग स्लीपिंग। सुनते हैं ना कि दवा खाते हैं तो नींद बहुत आता है ना, तो थोड़ा मोड़ा मात्रा में सीडेटिव ड्रग्स होते हैं। एंटीसेप्टिक जानते हो, एंटीसेप्टिक नाम सुना है। एंटीसेप्टिक वैसे ड्रग्स होते हैं जो लिविंग लिविंग में बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं। और एक होता है डिसइंफेक्ट्स, डिसइंफेक्ट्स जो होते हैं वह डेड चीजों से बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं। जैसे फिनोल वगैरह पोछा लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, निर्जीव चीजों के बैक्टीरिया वायरस को मार देता है, होता है ना, उसको डिसइंफेक्ट्स कहा जाता है। एंटीसेप्टिक्स स्टेरलाइज लिविंग सरफेस, लिविंग सरफेस को, है ना, बिकोडर्म लिविंग होगा ना, एंटीसेप्टिक है, वो डिसइंफेक्ट्स होता है, वो अलग चीज हो गया ना, वो तो अलग हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। ये आपको केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे। ये कोई एक चैप्टर है पॉलीमर, सबसे लास्ट होगा ऑर्गेनिक का, है ना, सारा ये चीज मिलेगा, बायोलॉजी का ही है। ये सब समझ गए कुछ, हाँ एवरीडे यूज है ना, उसमें बहुत सारा होगा। तो देखो डिजीज हेल्थ है ना, तो ये समझ गए कुछ हमने टर्म वगैरह बताए। अब चलते हैं डिजीज पे। हटा दिया उसको, उसे उसका कोई जरूरत नहीं। तो डिजीज दो प्रकार के, क्या कर रहे तुम लोग भाई, इधर ध्यान दो, इधर मैप खोले हो तो देखो इधर, हाँ देखोगे तो अच्छा बात है ना, दूसरा काम करोगे तो, है ना, गड़बड़ चीज है। तो डिजीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जेनेटिकल डिजीज या क्रॉनिकल डिजीज भी कहा जाता है।
और दूसरा डिजीज क्या हो जाएगा, जेनेटिकल, है ना। उसके बाद दूसरा डिजीज जो हो जाएगा एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिकल डिजीज हम लोग सारा पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में। तो हम लोग को एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड मतलब समझ रहे हो, एक्वायर्ड मतलब होता है जो बाहर से हो, एक्वायर्ड सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो, इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड डिजीज जो होता है या दो प्रकार का होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। मतलब इनमें संक्रमित बीमारी है, ध्यान दो। ये बीमारी जो होती है वो क्या होती है, संक्रमण से, संक्रमण बैक्टीरिया वगैरह से, और यह संक्रमण से नहीं होता है, किसी अन्य कारण से होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस जो डिजीज होगा, है ना, वो किस किस चीज से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है ना, प्रोटोजोआ से होता है ना, हेलमिंथिस के द्वारा हो सकता है। तो ये अलग अलग होते हैं जिसके द्वारा, है ना। फंगस से हो सकता है, डाल लेना फंगस से, है ना। ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल क्यों देखा जाए, नॉन कम्युनिकेबल में आपको ये भी कई प्रकार से हो सकते हैं, है ना, कई प्रकार से हो सकते हैं। डीजेनरेटिव हो सकता है, डीजेनरेटिव मतलब किसी चीज के डीजेनरेट हो जाने से होता है ना। शरीर में जैसे हड्डी का बीमारी हो जाता है, कैल्शियम खत्म हो जाता है। उसके अलावा डेफिशिएंसी से हो सकता है, डेफिशिएंसी से हो सकता है। डेफिशिएंसी मतलब किसी की कमी से, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है ना, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, तो ये डेफिशिएंसी हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज, डिसऑर्डर, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। उम्र के साथ होता है, ओल्ड के साथ क्या होता है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाना, अर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाना, डिफिशियंसी डिजीज, है ना, एनीमिया वगैरह हो सकता है। पता है ये जो टर्म लिखते हैं ना, कहीं कहीं पर ANEIMA लिखा रहता है, मेडिकल डिक्शनरी होता है, और एक डिक्शनरी होता है जो ब्रिटिश होता है, जर्मन होता है, उसमें स्पेलिंग अलग होगा, इसमें अलग होता है बहुत जगह में। जैसे फीटस है, मेडिकल में फीटस ही लिखते हैं, मेडिकल बुक्स में, रुक जाओ जरा भाई, फीटस होता है। और अगर आप ब्रिटिश वगैरह पढ़ोगे FEUTS, हम तो यही यूज करते हैं ब्रिटिश। अभी आप लोग मेडिकल नहीं हो, अभी तो प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज जाओगे तो इसी को पढ़ोगे,
वैसे ये लिखा रहेगा या ये लिखा रहेगा, यही होता है कुछ स्पेलिंग्स। मेडिकल डिक्शनरी अलग चीज हो गया, खाली मेडिकल बुक का रहता है उसमें, है ना। इसके बाद डेफिशिएंट एड्स हो सकता है ना। उसके अलावा कैंसर भी होता है ना। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल, एड्स हो गया। हाँ, एड्स तो अलग चीज हो गया ना जी, एड्स क्यों लिख दिया हमने, है ना। नहीं देखो, एक्चुअली में एड्स जो होता है वह वायरस के कारण ही होता है ना। चलो उसको रहने दो। कैंसर समझ गए, कैंसर क्या हो गया, उसी के कारण होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ डिजीज के बारे में, चाहे वो बैक्टीरिया से हो सकता है, चाहे फंगस से होता है, चाहे वायरस से हो जाए, प्रोटोजोआ हेलमिंथिस से हो सकता है। पढ़े? पहला क्या हो गया भाई, टाइफाइड। क्या हो गया, टाइफाइड, है ना। टाइफाइड, तो टाइफाइड जो होता है इसमें कुछ कुछ हम लोग हेडिंग भी डालते जाएंगे। टाइफाइड जो होता है वह, उसका पैथोजन क्या होता है भाई, किससे होता है। तो टाइफाइड कैसे होता है, साल्मोनेला टाइफाई किससे होता है, साल्मोनेला टाइफाई क्या होता है, बैक्टीरिया। क्या होता है भाई, बैक्टीरिया, है ना। उसके बाद टाइफाइड जो डिजीज होता है वह स्प्रेड कैसे करता है, स्प्रेड कैसे करता है, तो यह दूषित जल या दूषित पानी पीने से होता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है। टाइफाइड स्प्रेड बाय contaminated, दूषित, है ना, दूषित वाटर एंड फूड। ये इफेक्ट किसको करता है, या इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। किसको, किसको करता है इफेक्ट, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या होता है भाई, इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा फीवर होता है टाइफाइड में, हाई ग्रेड फीवर, है ना, 39 से 40 डिग्री हो सकता है ना। हाई ग्रेड फीवर, फीवर होगा तो क्या होगा, वीकनेस बहुत होता है, आप लोग देखे होंगे, वीकनेस होता है ना। उसके अलावा पेट में दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, है ना। उसके अलावा भूख खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाता है,
सर में दर्द रहता है, हेडेक, है ना। तो ये सब टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं। बट सीवियर केस, जब बहुत ज़्यादा टाइफाइड बहुत दिन बाद हो जाएगा तो क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन जो होता है आंत, उसका वॉल में परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन में छेद होने लगता है। बहुत दिन अगर रह गया टाइफाइड, इलाज नहीं करवा रहे हो तो परफोरेशन हो सकता है, डेथ भी हो सकता है टाइफाइड से। हालांकि इससे डेथ नहीं होता है टाइफाइड से, लेकिन अब बिल्कुल छोड़ ही दिए हो, 3 महीना 4 महीना इलाज ही नहीं करवा रहे हो, फीवर आ रहा है, तो वो चीज़, हालांकि उतना टाइम आदमी, है ना। ठीक है, तो उसके बाद इसमें इसका टेस्ट जो है वह बहुत ही फेमस है, विडाल टेस्ट। विडाल करवाया जाता है, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, बुखार आ रहा है, छूट नहीं रहा है, तो विडाल टेस्ट वो जरूर लिख देते हैं, है ना। तो विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड का, टाइफाइड जो है उसमें चेक करते हैं, उसमें ब्लड लेते हैं, उसके बाद ये साल्मोनेला टाइफाइड को चेक करते हैं, है ना। तो विडाल टेस्ट किया जाता है। आजकल तो टेस्ट अब मशीन में हो जाता है ना। मशीन होता है, उसी में डाल देते हैं, घूमते रहता है, उसके बाद वो टेस्ट सारा कर लेता है। तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो है एक सर्वेंट थी, नौकरानी थी, टाइफाइड मेरी नाम था उसका, फीमेल थी, आदमी का नाम है, औरत का नाम है, टाइफाइड मैरी। तो वो काम करती थी, किचन वगैरह में खाना बनाती थी, तो टाइफाइड उसी को हुआ था और उसने पूरे मतलब बहुत लोगों को इन्फेक्टेड करवा दिया था। टाइफाइड क्या है, अगर पास में रहोगे तो होने का चांस होता है, या फिर तो वही चीज होती है, तो उसी के द्वारा फैला था। ये हो गया टाइफाइड। टाइफाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो टाइफाइड के बाद, है ना, निमोनिया, न्यूमोनिया, है ना। तो न्यूमोनिया जो है, इसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन का नाम क्या है, पहले भी पढ़े हो, किस पैथोजन के कारण होता है। पैथोजन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। पहले इसको डिप्लोकोकस कहा जाता था, अब नाम चेंज हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पैथोजन, पैथोजन के बाद स्प्रेड कैसे करता है, तो निमोनिया जो है वह एयर के थ्रू, एरोसोल के थ्रू कम्युनिकेट करता है ना। है ना, एयर के द्वारा फैलता है। बर्तन उसका यूज करोगे, खाना साथ में खाओगे, पेशेंट के साथ करोगे तो उसको निमोनिया हो जाता है। एक गर्ल्स स्टूडेंट थी, उसको पढ़ाए थे 4-5 साल पहले, उसके
रूम पार्टनर को हो गया था। तो यही मतलब होता है ना सेवा सत्कार। तो एकदम उसको खाना पीना बनाना, उसको खिलाना, बेड वगैरह झाड़ना, सारा काम इसी का। उसका ठीक हो गया, इसको पकड़ ले। और इसको जो पकड़ा, भयंकर पकड़ा, बहुत ज्यादा पकड़ा है ना। तो वही चीज होता है कि आपको पता होना चाहिए कि डिजीज कौन सा है। अगर ये फैलने वाला डिजीज है तो पेशेंट को अलग रखेंगे, पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। ऐसा नहीं कि अब उसके साथ पूरा घर वाला मिल गया, सबको हो गया, ये तो सही बात नहीं है। वो तो ठीक होगा ही, उसके लिए क्या दिक्कत है। तो सब जरूरी थोड़ा ना साथ में सोना वगैरह, है ना, स्लीप वगैरह करना। तो ये आपको समझने के लिए बताएं, रियल बात तो था ही। उसके बाद स्प्रेड है। उसके बाद इफेक्ट किसको बोलता है, करता है। देखो निमोनिया में क्या होता है, एल्वोलाई का, एल्वोलाई पढ़ाए थे आपको। लंग्स के अंदर एयर सैक्स एल्वोलाई होते हैं। उस एयर सैक्स में फ्लूइड भर जाता है, म्यूकस भर जाता है। म्यूकस भर जाने के कारण क्या होता है कि तरह तरह का रिस्पिरेटरी डिजीज होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है ना, थकान हो जाता है, बहुत सारे चीज हो जाते हैं। तो वह निमोनिया कॉज करता है ना। एल्वोलाई of lungs filled with fluid which cause different respiratory disease। वह क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के रिस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करने वाला है। तो लगे हाथ इसका, अरे उसी से लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, सिम्टम्स, लक्षण। क्या क्या लक्षण होता है इसमें, है ना। सबसे पहले फीवर तो होगा ही, ठंडा लगेगा, ठंडापन रहेगा, फीवर, चिल, कोल्ड, है ना, हेडेक, है ना। चिल मतलब ठंडा होना, ठंडा लगना, है ना। हेडेक हो गया। तो ये सब जो चीजें होती है, वो फीवर हमेशा रहेगा, मतलब फीवर भी ऐसा रहेगा ना, ठंडापन लगेगा, है ना, सीना में ठंडा जैसा लगना, एकदम अजीब सा लगना, है ना। कोल्ड, हेडेक, ईटीसी। उसके अलावा जब थोड़ा सा ये ज्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत दिन हो जाता है ना, तो लास्ट लास्ट में क्या होता है, ब्लू होने लगता है। नेल्स वगैरह क्या होता है, नाखून वगैरह क्या होता है, ब्लू हो जाता है। सिम्टम्स, लक्षण, है ना। निमोनिया, तो निमोनिया इसका जांच तो आसानी है। तो निमोनिया हो गया, निमोनिया के बाद, है ना, निमोनिया के बाद आपको आ जाता है ओहो, कॉमन कोल्ड। क्या है, कॉमन कोल्ड, है ना, सर्दी खांसी बुखार, वही है कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो इसका पैथोजन क्या है भाई, पैथोजन कौन है, राइनो वायरस। क्या बोलते हैं उसको, राइनो वायरस।
इन्फ्लुएंजा वायरस या राइनो वायरस, ये पैथोजन होते हैं। उसके बाद स्प्रेड या भी निमोनिया जैसा ही करता है ना, बाय एयर, यूज ऑफ पेंसिल, अटेंसिल्स, है ना। ये तो ऐसे भी हो जाता है ना, बहुत जल्दी होता है। ये राइनो वायरस ये सबसे मजबूत वायरस होता है, नहीं तो तुरंत फैल जाता है सर्दी खांसी। इफेक्ट इफेक्ट क्या होता है बताओ कॉमन कोल्ड में? इसमें लंग्स इफेक्ट नहीं होता, इसमें नाक होता है इफेक्ट, उसके बाद रिस्पायरेटरी पैसेज, है ना, पूरा सर्दी है ना, पूरा रिस्पायरेटरी यहाँ होगा। तो इफेक्ट क्या करता है? इट इफेक्ट्स, हाँ, इफेक्ट्स नोज एंड रिस्पिरेटरी पैसेज, नो लंग्स, नो लंग्स। हाँ क्या बोले? क्या चीज है ना? अरे ये लगभग 7 दिन तक, है ना, 7 दिन से 8 दिन तक ये कॉमन कोल्ड रहता है। इफेक्ट के बाद, है ना, सिम्टम्स क्या क्या होता है भाई? है ना, नाक में पोटा जमा होना, है ना, नोज कंजेशन, कंजेशन जमा होना, जमा होगा तो क्या होगा? डिस्चार्ज भी होगा, है ना, डिस्चार्ज भी होगा। उसके अलावा उसके अलावा क्या होगा? गला में क्या होगा? गला फूला फूला सा लगेगा, सोर थ्रोट, है ना। उसके बाद आवाज कैसा हो जाएगा? भारी हो जाता है, हॉर्सनेस, उसी को क्या बोलते हैं? गला बैठा होना, है ना। इसको बोला जाता है सॉर थ्रोट, मतलब गले में खराश, गले में खराश, खराश। हॉर्सनेस मतलब क्या होता है? हाँ, आवाज आवाज जो होना, है ना, आवाज बैठ जाना, है ना। उसके अलावा बहुत सारा चीज होता है, फीवर जैसा होता है ना, फीवर तो आएगा आएगा ही इसमें। उसके बाद हेडेक, माथा में दर्द, उसके बाद हाँ वीकनेस भी, कॉज, अच्छा कफ, कफ तो होगा ही भाई, सबसे मेन चीज तो यही है, कफ हो गया। और क्या क्या होता है ना, फीवर हो ही गया, हेडेक हो गया, वीकनेस भी आता है, हाँ बॉडी पेन भी होता है। तो ये सब जो है इसके लक्षण हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, सर्दी बुखार। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन जो सबको होता है, जनरली होता है। कोल्ड मतलब सर्दी खांसी बुखार। बोलते हैं ना सर्दी वाला बुखार है, तो वही है कॉमन कोल्ड। उसके बाद
अमीबिक डिसेंट्री, ओ आ गया ना, डी के जगह पे क्या आ गया, ओ आ गया। समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे? डी कर दें? नहीं होगा ना, ये बंद हो जाएगा। है ना, डिसेंट्री, डी हो गया। अब आकाश बाबू को नहीं बुझा रहा था, है ना, तो आकाश बाबू के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो ये हो गया डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। ये 3 क्यों आ गया भाई? अच्छा, वाई चला गया, चलो कोई बात नहीं। अमीबिक डिसेंट्री, इसका पैथोजन का नाम क्या है? इसके पैथोजन का नाम है इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एक तरह का अमीबा होता है, अमीबा होता है, और अमीबा कहाँ होता है आप लोग को मालूम है? पानी में। तो इसका मतलब दूषित जल खाने पीने से होगा इसमें, है ना। तो पैथोजन जो है उसका नाम है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इंट अमीबा हिस्टोलिका, यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ आप लोग पढ़े थे, यूनिसेलुलर होता है, अमीबा ही है तो बात ही खत्म है, अमीबा है तो जिसका नाम है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, पैथोजन है। इसके बाद ये आपको स्प्रेड कैसे होगा? स्प्रेड कैसे होगा? इट स्प्रेड बाय, है ना, contaminated फूड एंड वाटर। उसके अलावा हाउस फ्लाई, मक्खी। अब जैसे जिसको डिसेंट्री हुआ है, डिसेंट्री का हिंदी होता है पेचिस। पेचिस मतलब पेट का माचिस खराब हो जाना, मतलब है ना, लिक्विड निकलना, पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाना, नहीं बोलते थे, वही है पेचिस। डिसेंट्री मतलब होता है पेचिस, है ना। बहुत ये पहले बहुत होता था रोग। पुराना जमाने में क्या था कि हम लोग पोखर में तो नहाता था आदमी, पोखर में नहा लेता था, पोखर में बर्तन धो लेता था, पोखर का पानी शुद्ध माना जाता था, पहले शुद्ध था। लेकिन फिर भी ये था अमीबा वगैरह, उसी का पानी लेके खाना पीना बना दिए, पी लिए। उसके बाद नहर वगैरह था, पहले नहर का पानी बहुत साफ रहता था, मिट्टी वगैरह कचड़ा नहीं रहता था उसमें, लेकिन बैक्टीरिया अमीबा तो रहेगा उसमें, उसका पानी पी लेते थे लोग तो उससे हो जाता था। बचपन में पक्का का घर, देखो हम लोग वो दौर देखे हैं ना कि गांव में एक पक्का का मकान था। मेरे गांव में जब मेरा जन्म हुआ था, जब हमको थोड़ा सा होश आया था, है ना, तो उस समय एक ही पक्का का, वो भी डॉक्टर था तब, उसका पक्का का मकान था, बाकी सबका मिट्टी का था। ये डेवलपमेंट जो है 2000 के बाद धीरे धीरे पक्का वगैरह है, उससे पहले नहीं था उतना। शहर वगैरह में मिलता था, लाइट वगैरह शहर वगैरह में ही मिलता था, गांव में बहुत कम था, लाइट ही नहीं था। तो उस समय बच्चे भी खेल रहे हैं, मान लो मिट्टी में खेल रहे हैं, है ना, तो मिट्टी में भी मिलता है ये, मिट्टी में पानी वगैरह लगा हुआ है उसमें मिलता है, मिट्टी खा लिया, फल ना खा लिया। हाँ, मक्खी, अब लोटा लेके जाते थे लोग, अब किसी को मान लो डिसेंट्री है, जाके पोटी करके आया वहां से, अब जो
मक्खी है घर वाली, वो गई वहां पे, उसका मधुर रस लेके आई, आपके खाने में आ गई। तो बचपन में कहा जाता था, पापा से बोलते थे मक्खी उड़ा के खाओ, तो एकदम ऐसे ऐसे हिलाते रहते थे, खाते रहते थे हम लोग, तो होंकते रहते थे। या फिर ससुराल जाओगे तो वहां पे स्पेशल पंखा रहता था, खा रहे हैं मेहमान जी, तो मेहमान को नहीं होका जाता था, खाने को होका जाता, इतना तक सुविधा पहले दिया जाता था। अब तो पंखा चालू कर देता आदमी, है ना। जो सबसे बढ़िया रूम होता था मेहमान जी को, उसी में दिया जाता था। घर वाला बाहर सोएगा कुछ 2-3 दिन, है स्टैंडर्ड था। अरे वो तो नियम है संसार का, फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा इज्जत सरकार मिलता है, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है। हाँ हाँ, वही धीरे धीरे होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता है ना, सबके साथ नहीं होता ऐसा। तो इट स्प्रेड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद हाउस फ्लाई, है ना, हाउस फ्लाई इज वेक्टर, हाउस फ्लाई इज वेक्टर which sit on fecal matter, fecal matter, है ना, fecal matter बैठता है, and then food। तो स्प्रिट समझ गए, सबसे ज्यादा स्प्रिट हाउस फ्लाई ही करते थे। स्प्रिट के बाद इफेक्ट क्या करती है, इफेक्ट किसको करती है, इंटेस्टाइन को। किसको, इंटेस्टाइन में पाचन उचन गड़बड़ा दिया, उसके बाद लूज मोशन, है ना। हाँ, दोनों को, इंटेस्टाइन। उसके बाद इसका सिम्टम्स क्या क्या है भाई, सिम्टम्स बड़ा अलबल है ना, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, और, है ना, स्टूल विथ म्यूकस, क्रैम्स। क्रैम्स मतलब क्या होता है, ऐठन। कहाँ पे ऐठन, मांसपेशी में, पेट में बहुत ज्यादा ऐठता है, पेट पकड़ लोगे भाई, एब्डोमिनल पेन, म्यूकस निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया इसके सिम्पटम्स, सिम्पटम्स। अमीबिक डिसेंट्री के बाद अगला जो रोग अरे हाँ होगा, धैर्य रखना है ना, धैर्य रखना है। तो यहां पर इसके बाद है आपको एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस पैथोजन क्या होता है इसका, पैथोजन कौन है, पैथोजन जो है वह है आपका फेवरेट एस्कैरिसिस, एस्कैरिस। एस्कैरिस याद है, एस्केल हेलमिंथिस होता है या निमेटोडा होता है।
इसमें बताए थे, इसमें फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड कैसे होगा भाई? ये भी उसी तरह से कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, उसके अलावा मिट्टी से भी आ सकता है, मिट्टी खा लिया आपने, मन हुआ, फ्रूट है ना, फ्रूट से, हाँ प्लांट से भी हो सकता है। तो इन सब से आपको स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड के बाद क्या है भाई, किसको इफेक्ट करेगा? इफेक्ट किसको करेगा? मसल्स को, इंटेस्टाइन को, है ना। इसका सिम्टम्स बहुत खतरनाक होता है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसके? फीवर, मस्कुलर पेन, है ना, एनीमिया होता है भाई, खून की कमी हो जाती है। उसके बाद हाँ, ब्लॉकेज हो जाता है भाई ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। ठीक है। मांसपेशी में पूरा दर्द करेगा, फीवर रहेगा, खून की कमी हो जाती है, ब्लड लॉस होता है, इंटेस्टिनल पैसेज लॉस हो सकता है। तो ये सभी जो चीजें होती हैं, या आपको एस्केरिसिस होता है ना। तो समझ लो कि अब कम हो गया भाई, अब तो क्या होता है, हम लोग बहुत साफ सुथरा रहने लगे। पुराने ज़माने में प्रॉब्लम होती थी लोगों को, तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी। तो ये एस्केरियासिस हो गया। एस्केरियासिस के बाद अगला जो है फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस। कंप्यूटर महोदय ने सही लिखा नहीं है। एलिफेंटिएसिस, चलो जो है सही है ना। तो एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिया, है ना, तो यह किससे होता है भाई? पैथोजन का नाम उचेरेरिया। उचेरेरिया, उचेरेरिया क्या है? एस्केलमेंथिस ही है। क्या है? एस्केलमेंथिस या नीमेटोडा। क्या है? नीमेटोडा।
समझ रहे बात को? इसका कई स्पेसीज होता है इसका, है ना। उसके बाद स्प्रिड कैसे होता है भाई? स्प्रिड कैसे होता है? एक मच्छर के द्वारा, जिसका नाम क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। किसे होता है? एक चीज लिख देते हैं आप लोग को, आकाश बाबू 3 प्रकार का एरिया होता है। मलेरिया, डेंगू मतलब मच्छर के काटने से, और फाइलेरिया मच्छर से होता है। तो मलेरिया किस मच्छर से होता है? फीमेल एनाफेलिज। किससे होती है? एनाफेलिज। डेंगू किससे होता है? एडीज मॉस्किटो। और फाइलेरिया किससे होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो से। ध्यान रहेगा, मॉस्किटो होता है। अब देखो ये इफेक्ट किसको करता है भाई? इफेक्ट किसको करता है? जेनाइटल ऑर्गन को। जैसे आप लोग जानते हो हाइड्रोसील वगैरह क्या होता है? एलिफेंटेसिस नाम क्या आता है? हाथी पांव। इसको क्या बोला जाता है? फाइलेरिया को हाथी पांव। क्योंकि पांव क्या होता है? फूल जाता है बहुत ज्यादा फाइलेरिया में। पांव के अलावा हाइड्रोसील भी, टेस्टिस भी फूल जाता है ना। पांव जो फूलता है, एक्चुअली में देखो फाइलेरिया का जो डिजीज होता है ना, ये उचरेरिया, वह जैसे हमारे बॉडी में इंटर होता है तो हमारे बॉडी में यहाँ यहाँ से ऊपर जो होते हैं हाईली इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, है ना। तो इधर ना आकर के किधर चल जाते हैं? ऐसे जगह में चल जाते हैं जहां इम्यून सिस्टम कम हो। जैसे टेस्टिस में आप लोग को बताए थे कि टेस्टिस में नली उली होता है, उसी में चला जाता है। ब्लड वगैरह नहीं मिलता है, स्पर्म को भी ब्लड नहीं मिलता है, तो ये वहां घुस जाएगा। नहीं तो पैर वगैरह में आप लोग को बताएं, यहाँ पर जो जहाँ पर जॉइंट वगैरह होता है वहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं। तो यहाँ तो बहुत कम ही आता है, पैर वाले यहाँ पर चलाता है लिम्फ नोड्स के पास। लिम्फ नोड्स में जाता है और उसी को फुला देता है। मतलब फूल क्या फूलता है? बोलते हैं पैर। पैर में क्या? लिम्फ नोड्स फूल जाता है, वो हाथी पांव हो जाता है। अब लिम्फ ही फूल गया तो उसको इलाज क्या करोगे आप, है ना। तो उसका फाइलेरिया तो इफेक्ट क्या करता है? जेनाइटिलिया। हाँ क्या बोले? ठीक तो लगभग नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा है तो दवा ववा से कंट्रोल रहता है। नहीं देखो आप लोग को फाइलेरिया वो दवा वगैरह बहुत बार मिलता है। गांव वगैरह में देखो 5-5 को या 10 को दाना, होम्योपैथ का दाना मिलता है, छोटा छोटा। वो सरकार के द्वारा किया जाता है, एक बार खा लोगे तो दवा ही है ना वो। तो दवा वही रहता है ना भाई। अरे भाई डालेगा ना, मीठा लग रहा है तो उसका अलग चीज हो गया ना।
इसका सिम्टम बताओ क्या क्या होता है भाई। swelling in testis, limbs, है ना। वैसे भी बहुत कम ये फैलता है ना, फैलता बहुत कम है। मलेरिया डेंगू के जैसा ये फैलता नहीं है। फाइलेरिया या एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस, है ना। तो यह हो गया आपका फाइलेरिया एलिफेंटेसिस, है ना। तो इसके बाद इसको देखिए, है ना, बहुत हो गया। हाँ, इसके बाद रिंग वॉर्म है। रिंग वॉर्म, है ना। रिंग वॉर्म ना मतलब समझ रहे हो,
दांत वगैरह जो होता है वो रिंग के जैसा होता है। दांत वही है रिंग वर्म। दांत खुजली, दांत नहीं समझते हो, दाद हो जाता, दाग नहीं दाद, दाद, गौ नहीं दो, दाद, दिनाय, उसी को कहा जाता है दाद या दिनाय। तो उसमें क्या होता है, एक ही जगह पे होगा और सर्कल में होता है, इसीलिए नाम है रिंग वर्म, है ना। तो रिंग वर्म जो होता है इसका पैथोजन का नाम बताओ। कौन होते हैं, फंगस होते हैं। कौन होते हैं, फंगस में कौन होते हैं, माइप्रो, माइक्रोस्पोरम, बहुत सारे होते हैं जो कि एक प्रकार का क्या होता है, फंगस होता है। उसके अलावा या इसका सिम्टम्स कैसा होता है, सिम्टम्स क्या क्या होता है इसका, सिम्टम्स होता है ना, ड्राई स्किन हो जाता है ना, स्कैलीलेशन हो जाता है। स्कैलीलेशन समझते हो, स्केल, स्केल जैसा हो जाना, जैसे मछली को देखते हो ना, स्केल होता है, चुइया होता है, वैसा स्किन जहां जहां भी होगा वो उसमें चुइया जैसा लगता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलीलेशन। कहाँ कहाँ हो सकता है स्केलीलेशन, इन कहाँ कहाँ हो सकता है, त्वचा में हो सकता है, नाखून के पास हो सकता है ना, खोपड़ी में, कहाँ पे होता है, खोपड़ी में हो जाएगा, स्काल्प मतलब खोपड़ी वगैरह, यहाँ पे पूरा थी दिनाय हो जाता है, बड़ा गड़बड़ होता है। दूसरी बात होता है ये जल्दी छूटता नहीं है, ये छूट जाएगा फिर हो जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि इसका जो स्पोर होता है हमारे बॉडी में ही, अगर दवा खा रहे हो छूट गया एकदम 100% छूट चुका है, पता चलेगा स्पोर आपके ब्लड में है, फिर वो ग्रो कर जाएगा। उपाय है जी, हो जाता है ठीक, ऐसा बात नहीं है, मतलब इसमें क्या करना है आपको, बहुत ज्यादा ना हो जाए, मतलब इग्नोर कर रहे हो, खुजली उजली है तो क्या है, ज्यादा हो जाएगा तो जल्दी छूटता नहीं, जल्दी नहीं छूटता है। फर्क वही दिनाए है और क्या, शरीर में आपको खुजली दिनाए है, बॉडी में है तो बार बार खुजलाते रहो। दूसरी बात है फंगस है भाई, फंगस इन्फेक्शन होता है ना। तो ये है आपका। इसके बाद देखो हमारा जो है मलेरिया बचा हुआ है, मलेरिया में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। उसके अलावा ड्रग्स है, ड्रग्स पढ़ाएंगे, तो हम लोग छुट्टी के बाद आएंगे ना, तो उसके बाद वो सब पढ़ लेंगे, उसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हो गया बस। इसके बारे में क्या है, बस इसी में है, बस हो गया, इसके में क्या है। सिम्टम याद रखोगे, किससे होता है, फंगस इन्फेक्शन होता है, समझ रहे बात। तो इसके बाद मलेरिया का फिगर दिया हुआ है ना, फिगर थोड़ा देख लो, वो क्या, एनसीईआरटी देख लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी, ये क्या आ गया भाई, दूसरा चैप्टर खुल गया। ये देखो मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो स्टार्ट होता है, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो डायजेनिक होता है। क्या होता है,
डायजेनिक मतलब होता है कि दो अलग अलग जीवों में ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। ठीक है, ये अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल मच्छर में करता है। मच्छर का नाम है फीमेल एनाफिलीज, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमारे शरीर में करता है, ह्यूमन के शरीर में। ये फैलता कैसे है? मच्छर या इसका है ना, ये जो ये जो फीमेल एनाफिलीज है ना, तो यह मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम है इसके। कीटाणु का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया फैलता है। और प्लाज्मोडियम को वेक्टर के रूप में ढोता कौन है? फीमेल एनाफिलीज। मच्छर से मलेरिया नहीं हो रहा है। मच्छर पैथोजन नहीं है, मच्छर वेक्टर है। पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। कौन है? बहुत तरह का प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम है ना वाइवेक्स। ठीक है, पहली बात क्या समझ गए? पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। वेक्टर ढोने वाला कौन है? मलेरिया, मच्छर, फीमेल एनाफिलीज। तो फीमेल एनाफिलीज के सैलाइवा में प्लाज्मोडियम का स्पोर होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मच्छर का देखो सैलाइवा है। सैलाइवा जैसे मच्छर ने काटा, ये देखो स्पोरोजोइट दिखाया गया है। मच्छर के सैलाइवा में क्या है? स्पोरोजोइट। जैसे हमें काटेगा, हमारे हाथ कहीं भी काटा, काटने के बाद कहाँ चला आएगा? ब्लड में। कहाँ आएगा? ब्लड से सीधे कहाँ जाता है? लीवर में। कहाँ जाता है? लीवर में। लीवर हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? लीवर हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है, वहीं चल जाता है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे ये अपना स्टार्ट करता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करता है? यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बताया था मल्टीपल फिजन। क्या बताया था? मल्टीपल फिजन के द्वारा यह बहुत सारा अपना स्पोर पैदा करेगा। बहुत तरह का स्पोर होता है इसके लाइफ साइकिल में। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो 4 पन्ना में इसका लाइफ साइकिल था। बहुत आता था मलेरिया से पूरा डिटेल में, अब नहीं आता। लीवर में गया, लीवर से फिर लीवर को इन्फेक्ट किया। लीवर को जैसे इन्फेक्ट किया, कहां जाएगा? आरबीसी, ब्लड में। कहां जाएगा? पहले जो था वह प्लाज्मा में था, जब लीवर में गया प्लाज्मा से, अब क्या करेगा? आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। किसको? आरबीसी के अंदर जाएगा और वहां पर अपना संख्या बढ़ाएगा एसेक्सुअली और उसको इन्फेक्ट करेगा। तो आरबीसी को जैसे ही इन्फेक्ट करता है, तो आरबीसी एक हीमोजॉइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। उसके कारण हमारे शरीर में ठंडा होता है। देखते हैं ना, ठंडा लगता है अचानक से। ठंडा जब लगेगा ना, 10-15 रजाई भी डाल दोगे तो वो भी कम होता है, समझ रहे? तो फिर बहुत ठंडा होता है, उसके बाद अचानक से टेम्परेचर हाई हो जाता है शरीर। तो टेम्परेचर जो मलेरिया में हाई होता है, वो इसको मार देता है, इसके स्पोर को। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? अपना गैमिट्स बनाएगा, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाएगा। अब मच्छर पुनः काट लिया आपको, काट के पहले गया, ठीक है, फिर काटेगा तो मच्छर में इसका गैमिट चला जाएगा। ठीक है, और इसका गैमिट जाके वहां फर्टिलाइज कर लेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे शरीर में फर्टिलाइज क्यों नहीं हुआ? मतलब ये जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट है, हमारे ब्लड में फर्टिलाइज क्यों नहीं हो गया? एक्चुअली में हमारे ब्लड का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो मच्छर के पहले गट में जाता है, जैसे चूसती है, गट में जाता है, वहां टेम्परेचर डाउन रहता है, दोनों का मिलन होता है और क्या फिर से बन जाता है? स्पोरोजोइट। फिर ये स्पोरोजोइट मच्छर के पेट से कहां आ जाएगा? मुंह में।
सलेवा में आ जाएगा, फिर अब दूसरे को काटेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरी बात है कि मच्छर को क्या मिलता है। मच्छर को क्या मिलता है हमको काट करके? ब्लड से क्या होता है उसको? याद रखो, मच्छर जो होता है हमारा ब्लड को न्यूट्रिशन के रूप में नहीं लेता है, पेट में गर्मी बढ़ाने के लिए लेता है। उस गर्मी से मच्छर का जो अंडा वगैरह होता है उसका डेवलपमेंट होता है। एक सेल होता है ना उसको डेवलपमेंट करने के लिए, अपने स्पर्म ओवा को डेवलप करने के लिए बस खून चूसता है। मेल नहीं काटता। मेल से बताओ, कोई भी मच्छर मेल काटा है उसे मलेरिया हो गया। मेल को जरूरत नहीं है। गांव वगैरह में देखते हो बांस का मच्छर, उसके बाद घास का मच्छर, बहियार में सोते, बहियार समझते हो ना आप लोग, खेत में सोता आदमी उसको काटता है, मलेरिया होता है? नहीं होता है। मेल मच्छर होता है। तो मच्छर यहाँ ब्लड को अपने एग्स, फीमेल मच्छर होता है, फीमेल एनाफिलिस, तो अपने ब्लड, अपने एग्स को डेवलपमेंट के लिए लेती है, तो न्यूट्रिशन के लिए नहीं ली। इसलिए मच्छर यहाँ पर तो मच्छर यहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए, जो न्यूट्रिशन के लिए किसी को काटता है उसे क्या बोला जाता है? हाँ, पैरासाइट। बहुत अच्छा, पैरासाइट। तो मच्छर पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट मतलब होता है किसी लिविंग से भोजन प्राप्त करना। ये भोजन प्राप्त नहीं कर रही है बस गर्मी के लिए, उसके चक्कर में भला किसका हो जाता है? प्लाज्मोडियम का। किसका हो जाता है? हमको डिजीज हो जाता है। इसमें मलेरिया सबसे खतरनाक होता है फैल्सीपेरम। क्या होता है? वो सबसे खतरनाक होता है। दूसरा मलेरिया है, उसमें बुखार आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठंडा होगा, गर्मी लगे। फैल्सीपेरम में ऐसा नहीं होता, बहुत डेंजर होता है। उसी से मौत हो सकता है, फैल्सीपेरम से। अगर नॉर्मल मलेरिया है तो आदमी का मृत्यु कभी नहीं होता है। सेम सिम्टम्स है भाई, मलेरिया का जो सिम्टम है सबका एक ही सिम्टम्स है। लेकिन आपको देखा जाता है कि हमको हुआ था एक बार फैल्सीपेरम, है ना, जब पढ़ाई करते थे कोटा में, 2008 की 8-9 की बात, 2009-8-9 के बीच का बात है। तो उस समय कोटा गए थे तो हमको मलेरिया हुआ था, बहुत कमजोरी होता था। हमको सुई से बहुत बचपन में डर लगा, अब नहीं लगता है, बहुत डर लगता था। हम जांच कराने नहीं जाते थे, खाना सोचते थे खाना पीना कम खा रहे हैं, क्लास वगैरह जा रहे हैं तो इसलिए हमको हो जा रहा है। लेकिन सोते थे, कभी कभी बेड से अचानक से हड्डी में दर्द होता है, डेंगू के जैसा हड्डी तोड़ बुखार फैल्सीपेरम में होता है। तो एक सीबी विजय नाम के डॉक्टर थे, उन्हीं के पास गए दिखाने, तो वो जांच लिख दिए। अब जांच घर में हमको जाने में 3 दिन लगा था। पहला दिन गए तो भाग गए वहां से, डर लगता था, उसके पास जाके वहां निकल गए। तीसरा दिन देखे अब कुछ नहीं होने वाला है तो उसके पास गए, बोले भैया हम अपने से करेंगे। तो उतना हमको ना मालूम नहीं था, लेकिन हम अपने से किए, डर खत्म हो गया। फिर वो मतलब ऐसे नस के अंदर डाल दिया, उसको हम अपने से ऐसे खींच रहे थे, उसको दिए तो फैल्सीपेरम लिखा। उसके बाद जो दवा उन्होंने लिखा वह 1 किलो दूध में खाना था, क्योंकि वो दवा हमारे शरीर में बहुत वीकनेस कर देता है फैल्सीपेरम का। तो 1 किलो दूध में खाना था, मतलब सुबह आधा किलो, शाम को आधा किलो। सोचो, आधा किलो दूध पियोगे एक बार में, पेट खराब होगा। तो पेट खराब ना हो उसका भी दवा दिए। वहां तो ऊंट का दूध मिलता है, राजस्थान में तो ऊंट का दूध मिलता है, ऊँटनी का दूध, तो वही खाते थे, उससे ठीक हुआ। फैल्सीपेरम थोड़ा टफ है। ठीक है, इसको हम लोग आएंगे तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से।
तो आज का क्लास यहीं तक।